क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या आज अपनी कुछ लघु कथाएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी पहली लघु कथा, जिसका शीर्षक है सफल प्रशिक्षण। विद्यार्थियों को कौशल बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा था। विषय था कौशल कैसे प्राप्त करें। इस विषय पर भाषण देने के लिए अतिथियों का आगमन होने वाला था और उसके पश्चात ही प्रशिक्षण दिया जाना था। कौशल सीखने की उम्मीद लिए कई युवा शिविर में भागीदारी करने के लिए समय पर पहुंच चुके थे। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया, किंतु अतिथियों का आगमन नहीं हुआ। युवाओं ने आयोजकों से मांग की कि यदि अतिथियों को आने में देर है तो क्यों ना प्रशिक्षण आरंभ करवा दिया जाए। किंतु जब तक अतिथियों का आगमन न हो तब तक प्रशिक्षण आरंभ करना आयोजकों को ठीक नहीं लग रहा था। अब तो 2 घंटे बीत चुके थे। प्रशिक्षण की प्रतीक्षा कर रहे युवा सहज ही आपस में एक दूसरे से संवाद करने लगे। इस दौरान एक दूसरे के कौशल ज्ञान के बारे में चर्चा भी होने लगी। कोई मोबाइल का रिपेयरिंग जानता था तो उसने समूह बनाकर कई विद्यार्थियों को स्वयं के मोबाइल से ही उसकी बारीकियों को समझाना शुरू कर दिया। सभागृह की कुछ लाइट्स बंद पड़ी थी तो विद्युत संबंधित तकनीकी जानकार एक युवा ने सभी के समक्ष उस लाइट को ठीक किया और अन्य युवाओं को उसकी मूलभूत जानकारी दे दी। कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रखरखाव की चर्चा कर रहा था तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक के बारे में दूसरे युवाओं को बता रहा था। हालांकि जो शिविर के वास्तविक प्रशिक्षक थे वे तो अभी भी अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर युवाओं ने अपने समय का सदुपयोग कर लिया था। एक दूसरे से ही सही किंतु कौशल संपन्न होकर स्वयं को वे संतुष्ट महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे सारे युवा उस प्रशिक्षण शिविर से अब जा चुके थे। आखिरकार अतिथियों का आगमन हुआ। देरी के लिए क्षमा याचना करते हुए वे मंच पर चढ़े। आयोजकों ने उनका स्वागत भी किया। अतिथियों ने अपना कर्तव्य निभाया और निर्धारित स्वरूप में भाषण पढ़ दिया। प्रशिक्षण का क्रम तो फिर भी आरंभ नहीं हो पाया क्योंकि शिविर स्थल पर अब सिर्फ 5-6 लोग बचे थे। वो भी टेंट, साउंड और लाइट व्यवस्था वाले थे। खैर, प्रशिक्षकों को फिर भी पारिश्रमिक राशि प्रदत्त की गई। खूब फोटो खींचे गए, वीडियो भी बनाए गए, प्रेस रिपोर्ट तैयार हुई और अगले दिन सारे समाचार पत्रों में उस प्रशिक्षण शिविर के सफल होने की खबरें बड़े बड़े अक्षरों में छपी थी। ये थी मेरी पहली लघु कथा जिसका शीर्षक था सफल प्रशिक्षण। अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी एक और लघु कथा जिसका शीर्षक है सभी का विकास। नेताजी आम सभा को संबोधित कर रहे थे। गरीबी हटाने पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। बता रहे थे कि गरीबों का शोषण नहीं होना चाहिए, उन्हें उनके अधिकार का मूल्य मिलना ही चाहिए। नेताजी कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि समाज में सभी का विकास हो। वह जनसभा में अलग अलग दिशा में इशारा करते हुए समझाने भी लगे कि इनका भी विकास हो, उनका भी विकास हो, इधर वालों का भी विकास हो। और कहते हुए नेताजी ने यकायक अपना हाथ नीचे कर लिया और उनके शब्द भी रुक गए। दरअसल जनसभा की जिस दिशा में वह विकास की बात कर रहे थे वहां वे लोग बैठे दिखाई दिए जो नेताजी की सभाओं की प्रचार सामग्री तैयार करने के बदले में नेताजी से कई दिनों से पारिश्रमिक भुगतान की मांग कर रहे हैं, किंतु नेताजी ने उन्हें अब तक भुगतान प्रदान नहीं किया है। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है विरोध प्रदर्शन।
उस दिन 15 अगस्त था, तो देश के प्रति भावनाओं का गुबार सबके मन में उठ रहा था। एक पोहे बेचने वाले दुकानदार ने पोहे के ढेर के शीर्ष पर एक छोटा सा तिरंगा लगा लिया। वह देश के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने का उसका एक तरीका था, एक माध्यम था। कुछ लोगों ने इसे देश के प्रति भावनाओं का स्वरूप मानते हुए उसकी प्रशंसा की, किंतु कुछ लोगों के लिए यह विरोध करने का एक माध्यम बन गया। उनके अनुसार यह तिरंगे का अपमान था। उन्होंने विरोध करते हुए दुकानदार के सारे पोहे फेंक दिए। पोहे के बीच में रखा तिरंगा भी सड़क किनारे गिर गया। विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था। एक छोटे बच्चे ने पूछा कि अंकल, आप ये विरोध क्यों कर रहे हैं? तो प्रदर्शनकारियों में से जवाब मिला कि तुम नहीं जानते, इस दुकानदार ने पोहे के बीच में तिरंगा लगाकर उसका अपमान किया है। बच्चे ने हाथ में तिरंगा उठाते हुए पूछा, अच्छा, यही तिरंगा जो आपके फेंकने से सड़क किनारे गिर गया था? प्रदर्शनकारी कुछ जवाब नहीं दे पाए। उनकी आंखें खुली या ना खुली ये तो पता नहीं, किंतु कुछ ही देर में सारे प्रदर्शनकारी वहां से चले गए थे। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है प्रमोशन। सामाजिक जीवन में निश्चित रूप से कुछ ताने बाने होते हैं, तो इसी पर आधारित यह है मेरी लघु कथा, जिसका शीर्षक है प्रमोशन। यह क्या, तुम तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी बुआ लड़के वालों को लेकर आ रही है? मुझे पता है मां, किंतु ऑफिस को मिस नहीं कर सकती, क्योंकि आज मुझे प्रमोशन मिलना है। अरे वाह, तब तो जरूर जाओ, क्योंकि लड़का भी एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। तुम भी अपनी कंपनी में बड़े पद पर प्रमोशन ले लोगी तो लड़के वालों को बताने के लिए ठीक रहेगा। ये रिश्ता हम हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, मां ने कहा। वो तो सब ठीक है, किंतु लड़के वाले जब आएंगे तो उन्हें जवाब क्या देंगे? पिताजी ने अंदर के कमरे में से पूछा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मुझे पता है वे लोग 4 बजे आने वाले हैं। मैं भी आज ऑफिस से समय पर पहुंच जाऊंगी, कहते हुए वह ऑफिस निकल गई। इधर माता पिता दोनों प्रार्थना कर रहे थे कि काश प्रमोशन मिल जाए तो लड़कों वालों के सामने कुछ और इंप्रेशन बन जाएगा। शाम हो गई थी, लड़के वाले भी आ गए। कुछ ही देर में बेटी भी मिठाई का बॉक्स लेकर पहुंच गई। बेटी ने आते ही वरिष्ठ जनों को प्रणाम किया, सभी से मिठाई लेने का आग्रह किया। अच्छा, तो हमारी बेटी सीनियर मैनेजर बन गई है, मां ने मिठाई लेते हुए कहा। हमारी बेटी है ही इतनी होनहार, शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल थी और अब नौकरी में भी प्रमोशन लेकर आई है, पिता ने भी गर्व से कहा। सॉरी पापा, यह प्रमोशन मेरा नहीं है, बल्कि मेरी ऑफिस के मित्र संजना के प्रमोशन की मिठाई है। बेटी के ऐसा कहते ही सभी लोग एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे। बेटी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, दरअसल ऑफिस से किसी एक को ही प्रमोशन मिलना था। मेरे प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर मेरा नाम सबसे ऊपर था, किंतु मुझे लगा कि प्रमोशन की आवश्यकता मुझसे अधिक संजना को है। उसके बीमार माता पिता और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी ने उसकी आर्थिक परेशानी और बढ़ा दी है। ऐसे में मैंने अपना नाम वापस ले लिया और संजना को प्रमोशन मिल गया। बेटी के जवाब को सुन माता पिता चिंतित हो उठे कि पता नहीं अब लड़के वाले इस बात को किस तरह से लेंगे। लड़के की मां तो सोफे से उठ ही गई। बेटी के माता पिता ने उनसे आग्रह किया, कृपया जाने से पहले एक बार हमारी बेटी के बारे में अच्छे से जान तो लीजिए। अब और क्या जानना बाकी है? अरे इससे अच्छी बहू हमें और कहां मिल सकती है, कहते हुए लड़के के मां ने अपनी होने वाली बहू को गले से लगा लिया। बुआ ने बीच में रोका, अरे पहले लड़के की राय तो ले लो। जब वह दूसरों के लिए इतना सोचती है तो परिवार के बीच में भी कितने अपनत्व के साथ रहेगी। मुझे ऐसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए, लड़के ने कहा। बुआ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और बेटी सहित सभी के चेहरे भी खिल उठे थे। मैं
अपनी एक और लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है जिम्मेदारी। सोमवार को अपने घर में कथा है। बड़ी बहू से बोल देना कि वह ऑफिस की छुट्टियां ले ले, क्योंकि तब तक घर में बहुत काम रहेगा, सासू माँ ने अपने बड़े बेटे से कहा। किंतु माँ, आपको तो पता ही है कि अभी उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, वहां पर बहुत काम होता है, बेटे ने बात रखी। वह मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूं, माँ ने कहा। पर माँ, ये काम छोटी बहू अर्थात इसकी देवरानी को भी तो दिया जा सकता है, बेटे ने समस्या का हल निकालने का प्रयास किया। कैसे दे दूं इतनी बड़ी जिम्मेदारी? अभी 3 साल ही हुए हैं उसकी शादी को, और वो भी इतना सीखी नहीं है। छुट्टी तो बड़ी बहू को ही लेना पड़ेगी, कहते हुए मां अपने कमरे में चली गई। बड़े बेटे ने यही बात अपनी पत्नी को बताई। अरे, तो सासू मां इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैंने कथा की पूरी तैयारी कर ली है। अब जो भी कार्य है वो कथा वाले दिन ही है। मैं उस दिन छुट्टी ले लूंगी, किंतु आज से छुट्टी लेने का क्या औचित्य? मैं कुछ नहीं जानता। मां अपने कमरे में ऊपर चली गई है, अब तुम जानो और मां जाने, कहते हुए उसने पल्ला झाड़ लिया। बहू अपनी बात सासू मां से रखने के लिए उनके कमरे की ओर बढ़ रही थी कि बालकनी में अपने ससुर जी को कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ते देखा और उन्हें सब बातें बताई। कुछ देर विचार के बाद बड़ी बहू को लेकर ससुर जी अपनी पत्नी के कक्ष में आए। बाहर धूप में जब वो कक्ष में आए तो उन्होंने कहा कि बाहर धूप में आम का अचार का जार रखा है, किंतु उसे देखने वाला कोई नहीं है। यह ससुर जी ने अपनी पत्नी से पूछा। जी, अचार मैंने ही डाला है, तो अब जार का ध्यान भी तो तुम्हें ही रखना है ना? क्या तुम्हें नहीं पता कि जार को दिन भर में 2-3 बार हिलाना होता है ताकि इसका मसाला अच्छे से मिल जाए? सब पता है मुझे। अचार बनाने का मुख्य काम मैंने अपने हाथों से किया है, और अब जार का ध्यान ही तो रखना है, तो ये काम मैंने छोटी बहू को सौंपा है। अच्छा, छोटी बहू को सौंपा है? सिर्फ 3 साल हुए हैं उसकी शादी को, क्या वो ये काम कर लेगी? ससुर जी ने कटाक्ष किया। अचार थोड़े ही डलवा रही हूं, सिर्फ जार हिलाने की ही तो बात है, छोटा मोटा काम तो वो कर ही सकती है। तो फिर बड़ी बहू ने भी तो कथा की पूरी तैयारी कर ली है ना, अब बाकी सब काम कथा वाले दिन ही है, तो इसके पहले के छोटे मोटे काम के लिए छोटी बहू को योग्य मानती हो या नहीं? ससुर जी ने पूछा। सासू मां को बात समझ में आ गई थी। उन्होंने बड़ी बहू के सिर पर हाथ रखकर उसे ऑफिस जाने की अनुमति दे दी। आप ठीक कहते हैं, शादी के बाद 3 वर्ष कुछ कम नहीं होते हैं। इस तरह की जवाबदारी छोटी बहू को भी देना ही होगी, कहते हुए सासू मां ने कथा संबंधित कुछ पूर्व तैयारियां छोटी बहू को सौंप दी। आखिर छोटी बहू भी जिम्मेदारियां पाकर स्वयं को खुश महसूस कर रही थी। बड़ी बहू के पति ने भी यह जान लिया था कि अपनों की समस्याएं सुनने के बाद बचकर निकलना नहीं चाहिए, बल्कि समस्या के निदान तक पहुंचने की जिम्मेदारी निभाना ही चाहिए। अभी आप सुन रहे थे साहित्य पत्रिका के अंतर्गत गिरीश पंड्या का लघु कथा संकलन। ये आकाशवाणी का